ओम शांति। क्लास शुरू करने से पहले 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, बाबा को आज के क्लास के लिए बुलाते हैं। ओम शांति। तो आज का जो टॉपिक है वो है द स्लाइड गेम ऑफ वर्ल्ड ड्रामा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा फ्रैक्टल्स के बारे में समझेंगे। हम में से बहुत जने जानते हैं कि फ्रैक्टल्स कैसे होता है। तो जो कुछ नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में, फ्रैक्टल के बारे में शेयर करना चाहूंगी। फ्रैक्टल फ्रैक्टल वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड फ्रैक्टस से आया हुआ है। और उसका अर्थ है टूटना, मतलब ब्रेक होना, फ्रैक्चर। जैसे फ्रैक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं वो एक के अंदर एक फ्रैक्चर होते जाते हैं। तो उसमें होता है एक मैथमेटिकल शेप होता है और पैटर्न होता है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये पूरा यूनिवर्स में हर जगह पे दिखाई देता है। और वो फ्रैक्टल दिखने में कैसा है, ये आपको एक पिक्चर दिख रहा है। 1 मिनट का वीडियो दिखाते हैं आप लोगों को। ये तो हमने देखा है कि कैसे रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे पैटर्न्स रिपीट होना नेचर में बहुत जगह पर है। वो एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताते हैं। ये देखिए, ट्रीज का जो ब्रांचेस है वो सेम पैटर्न है, कैसे ब्रांच एक एक करके निकलते जा रहे हैं। नेक्स्ट है ये एनिमल का सर्कुलेटरी सिस्टम में ये सेम पैटर्न। ये जैसे लंग्स में जो ब्रोंक्यूल्स है उसका पैटर्न। ये है स्नोफ्लेक्स का पैटर्न।
जो बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है लाइटनिंग का पैटर्न। प्लांट्स और लीव्स में ये सब रिपीट हो रहा है, फ्रैक्टल्स है। फिर हम ज्योग्राफी में भी देखेंगे तो मिलता है, रिवर्स में, माउंटेन्स में वो सेम पैटर्न चलते जाता है। जैसे यहाँ पर देखा गया है कि माउंटेन्स कैसे रिपीट हो रहा है, पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, रिवर्स भी। क्लाउड्स में भी देखेंगे कैसे क्लाउड्स रिपीट हो रहा है, पैटर्न रिपीट हो रहा है। ये है क्रिस्टल्स जो रिपीट होते जा रहे हैं। तो ऐसे करके नेचर में हर जगह पे पैटर्न रिपीट होते जा रहा है। अब हम देखेंगे कि वर्ल्ड में ऐसा क्या क्या इवेंट्स आया है जो रिपीट हुआ है, और वो रिपीट क्या हुआ है। जैसे हम कुछ सोचते हैं और वो सोच से ही कोई ना कोई इवेंट वर्ल्ड में होता है, और जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उस इवेंट के समय, वो एक्सपीरियंस ही एक मोशन क्रिएट करता है, और उसी को कैलकुलेट करके प्रेडिक्शन होता है। तो जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं पास्ट में, वो प्रेजेंट में शो करते हैं एक रिपीटिंग पैटर्न के हिसाब से। तो हम सबको मालूम होगा कि 2001 में सितंबर 11 सितंबर 2001 में एक टेररिस्ट का अटैक हुआ था जिसका नाम था 9/11। आप लोगों में से किसी को पता है ये बात, जो 9/11 नाम का टेररिस्ट अटैक हुआ था? उसमें 4 सुसाइड टेररिस्ट थे, और वो है इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क अल-कायदा। वो हुआ था अगेंस्ट यूएस। उसमें 19 टेररिस्ट जो है 4 कमर्शियल एयरलाइंस को हाईजैक किया था, और वो जो एयरलाइंस था वो यूएस से कैलिफोर्निया की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पर जो फीलिंग्स लोगों के अंदर जागा था उस समय, वो फीलिंग्स था एक आश्चर्यजनक फीलिंग, सरप्राइज और अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस था। तो जो भी होता है हमारे जीवन में, वो मैट्रिक्स जो स्पेस टाइम उसके अंदर ही होता है। जो भी होना है हमारे जीवन में, अगर हमारा उन्नति भी होता है या हम गिरते भी हैं, तो भी स्पेस टाइम के अंदर ही होता है। तो हमें स्पेस टाइम कैसे धीरे धीरे अनफोल्ड करते जा रहा है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। और जो साइकिल्स है, वो साइकिल्स कैसे रिपीट हो रहा है वो भी जानना जरूरी है। क्या क्या घटना घट रहा है वो भी जानना जरूरी है। तो ये जो घटना घटते हैं, ये सारा घटना क्या करते हैं, इसलिए घटते हैं ताकि हम नेचर का रूल्स को और जो रिदम है और जो साइकिल है वो हम फॉलो कर पाए। तो वो जो नेचर रूल्स और रिदम्स, ये अनफोल्ड होता है, खुलता है किस रूप में? नेचर का एक मैथ्स में। और हम में से बहुत लोग जानते हैं कि नेचर का मैथ्स क्या है। वो गोल्डन मीन रेशियो, पाई रेशियो, जिसका वैल्यू है 1.618, और नेचर में बहुत जगह में ये मिलता है।
तो हमने देखा है जो कुछ भी होता है, एक तो टाइम साइकिल के हिसाब से होता है, दूसरा लोकेशन के हिसाब से, मैं कहां पर हूं अभी, और फिर उसका कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पर अब तक जो भी हुआ है उसका की है, पहला है लोकेशन, मैं कहां पर साइकिल में खड़ी हूं। फिर हम उस कंडीशंस को जान पाते हैं कि उस साइकिल में जो सीड है, जो फीलिंग्स हमने क्रिएट किया था, वो हम जान पाते हैं, और फिर वो फीलिंग्स दोबारा रिपीट होता है। ऐसे हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि पुराना कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो अगर हम इवेंट को जानते हैं, कौन सा घटना घट रहा है, और साथ में वो फीलिंग्स जो सीड है वो जानते हैं, तो हम वो एनर्जी का पैटर्न को हम समझ पाते हैं। और फिर जो टाइम है, साइकिल में किस टाइम पे हो रहा है वो घटना घट रहा है, वो हम जान पाते हैं। और ये सारी चीज इस कारण से होता है ताकि नेचर का लॉज को हम फॉलो कर पाए, नेचर का रिदम, नेचर का जो मैथ्स, वो हम फॉलो कर पाए। और फिर ये जो एनर्जी है, ये सीड का जो एनर्जी है, ये फिर दूसरा एक घटना को घटित करते हैं। तो जैसे 9/11 वाला घटना जो है, वो वहां पर एक्सपीरियंस हुआ है सरप्राइज और अनएक्सपेक्टेशन। तो इसका भी पास्ट में एक अटैक हुआ था यूएस पर, वो है 7 दिसंबर 1941 में, जहां पर प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन का बदनाम हुआ था। और वहां पर भी सेम पैटर्न था, जो सरप्राइज और अनएक्सपेक्टेड अटैक, और अमेरिका के ऊपर जो पर्ल हार्बर हवाई पर अटैक हुआ था। तो ये मैच हो गया, जब कैलकुलेशन किया है ये मैच हुआ है। तो जो सीड था, सीड फॉर कैलकुलेशन जो था, वो था हमारा एक्सपीरियंस, जो सरप्राइज और अनएक्सपेक्टेड अटैक था वो था। तो ये क्या किया, एक मोशन क्रिएट किया, एक पैटर्न ऑफ एनर्जी क्रिएट किया, जो रिपीट होते गया, और रिपीट होके नेचर का जो रिदम है, साइक्लिक बेसिस है, वो फॉलो करने लगा। और फिर जाके अमेरिका में जो अटैक हुआ है, वो सेम पैटर्न रिपीट हुआ। तो ऐसे कोई भी इवेंट को हम अगर सीड के हिसाब से लेते हैं, लेके मतलब बीज सोच के, उसका एक्सपीरियंस को पकड़ के, समझ के जब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो देखा जाता है कि जितना भी इवेंट्स समय हम कैलकुलेट करते हैं, उसी समय पर वो सेम फीलिंग्स रिपीट हो रहा है, सेम पैटर्न ऑफ एनर्जी रिपीट हो रहा है। सितंबर 1983 एक और एग्जांपल देंगे। सितंबर 1983 में कोरियन बोइंग 747 क्रैश हुआ था, और वो भी सरप्राइज इवेंट था। और वो हुआ था जब कोल्ड वॉर चल रहा था यूएस और रशिया के बीच। और उस समय यूएस कांग्रेसमैन जो लॉरेंस मैकडोनाल्ड, वो मारा गया था, और उनके साथ 269 पीपल का डेथ हुआ था। तो रशियंस ने सोचा, क्योंकि वो कांग्रेसमैन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था, तो रशियंस ने सोचा कि अभी अमेरिका हमारे ऊपर रिटर्न अटैक करेंगे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने अमेरिका के ऊपर अटैक कर दिया था। तो जब कैलकुलेट किया गया है, तो देखा गया 1984 में ये प्लान हुआ था। तो यहाँ पर भी वही सरप्राइज वाला पैटर्न रिपीट हुआ। अगेन मार्च 2001 में ये जो 9/11 वाला इवेंट है, वो प्लानिंग किया गया था। और 2001 में प्लानिंग होने के बाद फिर जाके
ये घटना घटा है 11 सितंबर 2001 में। मार्च 2001 में प्लानिंग हुआ और सितंबर में ये घटना हुआ। तो हम ये समझ सकते हैं कि जब हमारा कॉन्शियसनेस में एक एनर्जी, जैसे सरप्राइज का एनर्जी क्रिएट होता है, तो जो कैलकुलेटर है, वो कैलकुलेटर में वो क्षमता होता है कि पास्ट के बड़े बड़े इवेंट्स को पकड़ पाए, और इसी से एक रियलाइजेशन क्रिएट होता है कि कैसे हम ये पूरा फेनोमेनन को जान पाते हैं, ये जो पैटर्न कैसे रिपीट होता है, हमारा फीलिंग्स कैसे इवेंट्स के रूप में रिपीट हो रहा है, वो हम जान पाते हैं। सिमिलरली वर्ल्ड वॉर 1 1914 में एक सीड प्लांट किया था, जो जिससे एक एनर्जी, एक पैटर्न ऑफ एनर्जी निकला, और वर्ल्ड वॉर 2 फिर हुआ, और यही पैटर्न फिर आगे जाके 1929 में ग्लोबल कोलैप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम हुआ है, और फिर बहुत सारे बीच में डेट्स निकला है 2016 तक। यहाँ पर मैं एक पिक्चर शेयर करना चाहूंगी जिससे हमें कुछ चीज समझ में आता है। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये 1914 है जो कट गया है। 1914 में एक साइकिल, एक पैटर्न निकला है, फिर 1973 में, फिर 1997 में, फिर 2006 में, फिर 2009 में, फिर 2011, 2012। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे ये जो डिस्टेंस है, ये जो पैटर्न रिपीट होने का जो बीच में समय है, वो समय घटते जा रहा है। 2012 तक एक ही साल का समय मिला है। तो जैसे जैसे ये समय क्लोज होते जाता है, पैटर्न्स रिपीट होते होते, तो क्या होता है 2016 में बहुत सारे इवेंट्स एक साथ हो गया, क्योंकि सारे सीड्स कोलैप्स हो गया है। तो ये सारे सीड्स एक डर का जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस को लेके ग्लोबल वॉर, पैंडेमिक, एपिडेमिक सब कुछ होने लगे, इकोनॉमिक कोलैप्स, सब कुछ हो गया है। तो ये सारे चीज एक रिपीटिंग नेचर शो कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ पर यही मतलब था, ये समझाने के लिए कि ये पैटर्न्स कैसे रिपीट होता है। जैसे फ्रैक्टल में रिपीट हुआ, एक एक इवेंट्स में रिपीट हुआ, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये हमने गाया का एक वीडियो में देखा था, और वो है ग्रेग ब्रेडन का शो, और उसमें ग्रेग ब्रेडन ने अपना पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताया है। उन्होंने ये बताया कि जब वो 11 इयर्स के थे तो उनका फादर का डेथ हो गया था, और जब फादर का डेथ हुआ तो उनको ये फीलिंग एक्सपीरियंस किया, बिट्रेयल का फीलिंग एक्सपीरियंस किया था कि मेरे साथ धोखा हुआ है। फिर उनका जब वो बड़े हुए, उन्होंने कैलकुलेट किया अपना जीवन का इवेंट्स को, और कैलकुलेट जब किया है, उन्होंने देखा है कि नेक्स्ट जो इवेंट हुआ सिमिलर वो बिट्रेयल फीलिंग का ही इवेंट हुआ है। वहां उनका फर्स्ट रोमांस जो था वो बिट्रे किया, उनका एक फ्रेंड था, वो फ्रेंड ने भी बिट्रे किया। उसके बाद फिर उसको सीड मान के जब तीसरा कैलकुलेशन किया, वहां पता चला कि वो जो जब हायर स्टडीज कर रहे थे, वहां से भी उनको निकाल दिया गया था। और फिर वहां जाके उन्होंने अपने जीवन में एक टर्निंग पॉइंट लाया है। उन्होंने कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के बाद उन्होंने फर्स्ट पे चेक जो मिला है, और उस फर्स्ट पे चेक से उनके अंदर एक एबंडेंस का एक एक्सपीरियंस आया,
और एक सक्सेस का एक एक्सपीरियंस आया, जो फिर एक सीड बन गया, और वो बीज के कारण वो आगे किताब भी लिखा है, और फिर बहुत उनके पास बहुत धन भी आ गया, और फिर वो जो पुराना जो बिट्रेल पैटर्न चल रहा था वो हील हो गया। तो जब मैं ये सारी चीज जब देख रही थी, तब मैं अपने अंदर भी मैंने सोचा कि मैं भी सोचूं कि मेरे अंदर क्या पैटर्न रिपीट होता है। तो मैंने भी सोचा कि देखा कि बचपन में जो मेरा डर वाला पैटर्न है वो अब तक कभी कभी आ जाता है, या उदास होने का जो पैटर्न है वो कभी कभी आ जाता है, और ये रिपीट हुआ है। ये मैंने भी अपने अंदर चेक किया, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो कौन सा मैकेनिज्म काम करता है? आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज आप लोग बताइएगा। तो जैसे पैटर्न्स रिपीट होता है, हम क्या करते हैं, हम जजमेंट करते हैं, हमारे पैटर्न के हिसाब से हम जजमेंट करते हैं, और वो जो जजमेंट करते हैं, वो जो एनर्जी निकलता है, वो एनर्जी एक मैग्नेट की तरह काम करता है, और वो मैग्नेट हमें प्रॉमिस करते हैं कि दोबारा ये एक्सपीरियंस जरूर आपको फील कराएंगे, और वो रिपीट होते रहता है जब तक हम डीमैग्नेटाइज नहीं करते हैं, या वो जजमेंट का फीलिंग जो है उसको रिलीज नहीं करते हैं। और जैसे हम वो रिलीज कर देते हैं एक जगह पर, जैसे कोई भी इवेंट आया, वहां पर जजमेंट हमने समझ के रिलीज कर दिया, तब जाके वो जो वेव्स है, वो रिपल्स है एनर्जी का, वो हीलिंग वाला निकलता है, और ऐसे हम एक रिलेशनशिप को हमारे जीवन में हील करते हैं। तो यहाँ रिसेंटली मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ है। तो मेरे अंदर अगर डर का एक्सपीरियंस है, डर का पैटर्न है, तो जो मेरे अंदर है वो रिफ्लेक्ट होता है बाहर, और मैं बाहर किसी के अंदर, जैसे मैं किसी को देखती हूँ कि ये डर रहा है, क्योंकि मेरे अंदर है इसलिए मुझे दिखाई दे रहा है, उनके अंदर भी डर है। और जब मुझे डर का, मेरे अंदर डर का वो पैटर्न रिपीट होता है, तब मैं क्या करती हूँ, मैं वो काम खुद नहीं कर पाती हूँ। खुद नहीं कर पाने के कारण मैं किसी और को ये काम देने की, कोई भी काम को देने की कोशिश करती हूँ, और क्योंकि मेरे अंदर वो डर का मैग्नेट है, वो डर का मैग्नेटिज्म काम करने के कारण मैं अट्रैक्ट करती हूँ उन सोल्स को मेरे नजदीक आने के लिए, वो डर का पैटर्न की वजह से। और वो सोल्स मेरे सामने जब आते हैं तो उनको मैं उस काम को करने के लिए देती हूँ, वो सेवा दे देती हूँ। और फिर उनके तरफ से, क्योंकि वो सोल्स के अंदर भी वो डर वाला पैटर्न रिपीट होता है, और वो रिपीट होने के कारण वो भी वो सेवा करने के लिए मना कर देते हैं, और फिर क्या होता है, हम वहां पर वो सेवा कर नहीं पाते। हम जो सोचते हैं, हम जो चाहते हैं, उसका फल हमें मिलता नहीं। अगर मैं डर वाला फीलिंग को डीमैग्नेटाइज कर देती हूँ कोई भी इवेंट में, तब क्या होता है, मेरे से हीलिंग वाला रिपल्स निकलता है, वो एनर्जी निकलता है, और वो एनर्जी निकलने के कारण मुझे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे वहां पर वो डर का पैटर्न रिपीट ना होने के कारण मैं फिर खुद ही वो सेवा कर लेती हूँ, और वहां पर हमें सक्सेस मिलता है। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको कहते हैं कास्केड इफेक्ट। और ये कास्केड इफेक्ट में एक बहुत अच्छी बात है, वो अच्छी बात ये है कि हम जब एक रिलेशनशिप के साथ ये चीज यूज करते हैं, जैसे जजमेंट का पैटर्न को मैंने डीमैग्नेटाइज कर दिया, सिर्फ एक रिलेशनशिप के साथ जब करती हूँ,
तो मेरा हर रिलेशनशिप के साथ वो जजमेंट का पैटर्न खत्म हो जाता है। मुझे एक एक रिलेशनशिप को हील करने की जरूरत नहीं होता है, सब हील हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा कितना टाइम बच जाता है। हम वो पैटर्न को कितना हेल्दी वे में हम चेंज कर देते हैं। और इस हेल्दी वे में जब हेल्दी पैटर्न में चेंज कर देते हैं, तब हमारे अंदर एक नया बीज क्रिएट होता है, और वो बीज है सफलता का, भरपूरता का और भरोसा का। और ये न्यू पैटर्न जो हमारे अंदर जागा है और हर रिलेशनशिप के साथ जागा है, वो क्या होता है, वो कंटिन्यू होते जाता है पैटर्न हमारे जीवन में। और इसी के लिए बाबा कहते हैं कि 21 जन्म अविनाशी सुख का अनुभव करेंगे। तो जैसे यहाँ पर संगम में हम क्या करते हैं, बाबा से हम सुख लेते हैं, बाबा के मुरली से हम सुख का अनुभव करते हैं। बाबा ने मुरली में कहा भी कि अमृत वेला जाकर बाप से सुख का अनुभव करो। ये क्यों बाबा कहते हैं? वो नया पैटर्न क्रिएट करने के लिए, ताकि हमें दुख का अनुभव, दुख वाला जो पैटर्न है उसको हम खत्म कर दें। और ये नया पैटर्न जब हम एक्सपीरियंस बार बार करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, तो फिर वो पैटर्न रिपीट होके हमारे लिए अविनाशी पैटर्न बन जाएगा 21 जन्मों के लिए। आप सभी को यहाँ तक समझ में आया? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ये डीमैग्नेटाइज वाला प्रोसेस आप एक बार दोबारा बताएंगे क्या? ये डीमैग्नेटाइज का जो है, जैसे मैं जजमेंट करती हूँ किसी को, और आगे एक और भी है, एक और पॉइंट है जिससे आपको डीमैग्नेटाइज का और भी क्लैरिटी आ जाएगा जी। वो नेक्स्ट ही है। इस जैसे एक साइकिल है, पुराना वाला साइकिल, ये पैटर्न जैसे पिक्चर में दिख रहा है, ये पैटर्न जैसे एंड होता है, दूसरा पैटर्न स्टार्ट होता है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये एक बफर पॉइंट है। और ये बफर पॉइंट जो है, यहाँ पर हमारा एक सुंदर पॉइंट है, वो है चॉइस पॉइंट। यहाँ है चॉइस पॉइंट। तो चॉइस पॉइंट जो है, जब हम चॉइस पॉइंट पे आते हैं, ये जगह है हमारा प्रोटेक्शन और सेफ प्लेस, जहां पर मैं चॉइस चूज कर सकती हूँ मुझे क्या करना है, मुझे जजमेंट में ही चलना है या नॉन जजमेंटल बनना है। यहाँ जब चूज करती हूँ मैं, तो फिर, और यही एक जगह है जहां पर ओल्ड और न्यू साइकिल दोनों होता है एक साथ। और एक साथ होने के कारण, दोनों का समझ होने के कारण, हम फिर कदम बढ़ाते हैं नया साइकिल की तरफ। जजमेंट को छोड़ के, जजमेंट को डीमैग्नेटाइज करके हम नॉन जजमेंटल बनने की कोशिश करते हैं। तो वो चॉइस जो है, जब समझ के हम चूज करते हैं, तो वो बहुत पावरफुल होता है, पोटेंट होते हैं। और ये जगह जो है, ये हमारा फ्री विल होता है, कभी भी हम चूज कर सकते हैं। और धीरे धीरे हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब हम नॉन जजमेंटल होने के लिए चूज करते हैं, तो हम डिवाइन मैट्रिक्स से कनेक्ट हो जाते हैं। तो हर घटना का कोई ना कोई कारण होता है। अगर एक केओस भी दिखता है, तो वो एक बहुत सुंदर ऑर्डर में फॉल करने के लिए वो केओस होता है। तो हम क्या करते हैं, शुरू में हम पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं, और फिर उस पैटर्न का एंड और उसका बिगिनिंग, वो दोनों को जान पाते हैं। ये जो चॉइस पॉइंट है, वहां पर सबसे पहले तो कौन सा पैटर्न रिपीट होता है, हमारा अवेयरनेस और अलर्टनेस जब रहता है इस जगह पर, चॉइस पॉइंट पे, वो बफर पॉइंट पे, तो वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके, पैटर्न का बिगिनिंग और एंड को जान करके,
एक हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग ग्रो करते हैं। हमें ये समझ आता है कि ये जो जजमेंट हम कर रहे थे अब तक, वो कितना मुझे नुकसान पहुंचा रहे थे। फिर हम एक प्लेस को, एक जगह को ढूंढ लेते हैं, जिस जगह पर हम अपना चॉइस क्रिएट करते हैं। एक इवेंट, जैसे एक इवेंट आ गया, एक आत्मा के साथ मेरा एक कोई कन्वर्सेशन चला, या कोई एक ड्रामा का एक रोल चला है, जहां पर मैं चूज कर लेती हूँ कि यहाँ पर मुझे जजमेंटल नहीं बनना है, मुझे चेंज करना है। तो ये सारे प्रोसेस का की है, सबसे पहले मुझे ये पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है, मुझे समझना है कि कौन सा पैटर्न अभी काम कर रहा है। दूसरा की है कि मैं इन पैटर्न का गुलाम नहीं हूं, ये हमें समझना है। ये रिपीट जरूर हो रहा है, पर मैं गुलाम नहीं हूं। और तीसरा है, मेरे पास फ्री विल है, कभी भी मैं ये चेंज कर सकती हूँ। ये मेरा अपॉर्चुनिटी है कि मैं चेंज करके, चूज करके दूसरा पैटर्न बना सकती हूँ। और जो ये साइकिल्स होते हैं, ये साइकिल्स नेचर का रिदम और नेचर का रूल ही प्ले आउट होता है। इसमें कोई हमें सजेशन नहीं देते हैं ये साइकिल्स कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है। ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी देते हैं हमें कुछ अनफोल्ड करने का, अनफोल्ड करके अपने जीवन को बदलने का। और जब ये अनफोल्ड होना हमें दिख जाता है, हमें समझ आ जाता है, तब हम अपना जीवन को भी बदल देते हैं और इस पूरा विश्व को भी बदल देते हैं। तो हमारा जीवन जो डिवाइन मैट्रिक्स का जो बर्तन है, जो कंटेनर है, उसमें उसमें ही खुद अनफोल्ड होते जाता है। तो कोई भी जैसे सिचुएशन आया, तो उसको हम क्या करते हैं, चॉइस पॉइंट तक तो पहुंचते हैं। अब तक क्या हुआ, हमें पता नहीं था कि यहाँ पर एक चॉइस पॉइंट है। और चॉइस पॉइंट का पता ना होने के कारण जो भी आया, वही दुख आया तो दुख, सुख आया थोड़े समय के लिए सुख को भोगा, और फिर जो आया उसी में ही जिया है हमने, क्योंकि यहाँ पर हमें नॉलेज नहीं था। तो अब संगम युग में हमें नॉलेज हुआ है, और यहाँ पर अगर हम रोके, हम वो पुराना वाला पैटर्न में ही चलते जाए, तो फिर नया वाला पैटर्न जो रिकॉग्निशन है, हम पैटर्न को नहीं समझ पाएंगे। तो उसको समझने के लिए चॉइस पॉइंट का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न हमारा रिपीट हो रहा है बार बार। जैसे आज की मुरली में भी बाबा ने ये चॉइस पॉइंट के बारे में मेंशन किया है। किसी को पता है? कोई बता सकते हैं कौन सा महावाक्य बाबा ने कहा जिसमें संगम युग में चॉइस पॉइंट के बारे में बताया? मुझे तो वो वाला पॉइंट लगा दीदी, जहां पर बाबा ने कहा कि स्थिति तो नीचे की बातें रहेंगी, नीचे के वायुमंडल भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा, पर तुम प्रभाव में नहीं आओगे जब तुम अपनी स्मृति स्वरूप में रहोगे। चोटी वाला जो पॉइंट बाबा ने बोला कि तुम चोटी को याद रखोगे, तो तुम फिर जो भी नीचे हो रहा है उसके इफेक्ट में नहीं आओगे। तो मुझे वो एसोसिएटेड इसी पॉइंट से लग रहा है जो आप बोल रहे हैं। जी, ओम ये शांति। भी है चॉइस पॉइंट। हाँ जी, सीमा ओम दीदी, शांति। हाँ जी। मुझे वो पॉइंट मुझे आत्मा को याद आ रहा है जिसमें संगम युग का विशेष बाबा ने वर्णन किया है कि संगम माना वहां आपको कलयुग मतलब रावण और राम दोनों की आपको दिखाई पड़ती है, एंड देन यू हैव अ चॉइस टू चूज राम का संस्कार और यू हैव अ चॉइस टू गो डाउन इनटू रावण का संस्कार, व्हिच आई फील वाज द पॉइंट। बहुत अच्छा, थैंक यू। वरदान में ही है वो पॉइंट। हाँ जी, हाँ जी। वरदान का तो ही पॉइंट है ना, दोनों चीजें हैं, अब आपको चूज करना है कि आपको इन दोनों में से क्या लेना है। हाँ और जी। इवन दी हम लोग की जो एक क्लास हुई थी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, उसमें भी हाँ वो जी, वाली बात थी ना, भाई चॉइस है हमारे पास कि चॉइस का। जी। ना, मतलब ये मुझे हरी क्लास से रिलेटेड दिख रहा है कि ऑलवेज हैव अ चॉइस, कि मेरे को नीचे की ये सारी बातें सोचनी है,
या फिर मैं 1 सेकंड में बाबा के पास चली जाऊं और उसमें रहूं, ऐसा। तो ये चॉइस पॉइंट में ही हम हमारा जो शक्ति है और जो क्वालिटीज है वो हमें गिफ्ट में मिलता है बाबा से। तो आप लोगों ने जैसे बोला है, बाबा ने आज कहा है संगम पर दुख धाम और सुख धाम दोनों का ज्ञान है। तो चॉइस पॉइंट वो होता है जहां पर जो पुराना वाला पैटर्न और नया वाला पैटर्न दोनों का ज्ञान होता है, तभी ना हम चूज कर पाएंगे। तो दोनों के नॉलेजफुल शक्तिशाली आत्माएं हैं। तो यहाँ पर ही दोनों का नॉलेज जब होता है तब हम हमारा पावर्स को हम यूज करते हैं, और पावर्स को यूज करके पुराना को छोड़ के नया को हम अपनाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे? अब हम आएंगे जो स्लाइड गेम है। बाबा कहते हैं कि ये गेम है, ये जो वर्ल्ड ड्रामा है ये खेल है। बहुत मुरलीज में बाबा ने कहा। तो वो कैसे गेम है और कैसे वो गेम चलता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि हम सब बच्चे ये स्लाइड हो रहे हैं। ये टॉप पॉइंट जो है ये सतयुग का है, और जैसे ही सतयुग में जाते हैं हम नीचे स्लाइड होने लग जाते हैं। और यहाँ पर जो फोर्सेस काम करते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर से सतयुग का फर्स्ट डे से हम स्लाइड करना शुरू कर देते हैं, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो फोर्सेस काम करते हैं। और वो फोर्सेस है, फर्स्ट है ग्रेविटी का। ग्रेविटी का फोर्स जो है वो डाउनवर्ड फोर्स है, नीचे गिराने का फोर्स। तो हम गिरते आते हैं। दूसरा है, तो एक घुट पिएगी या एक घुट? दोनों बातें बराबर कर। तो दूसरा है फ्रिक्शन वाला फोर्स। फ्रिक्शन वाला फोर्स जो है वो जैसे जैसे हम नीचे स्लाइड करते जाते हैं, हमारा शरीर और इस स्लाइड के बीच में एक फ्रिक्शन क्रिएट करता है। और वो फ्रिक्शन है एक एक इवेंट्स जो हमारे जीवन में आते हैं, और वही एक मोशन क्रिएट करता है जो हमें धक्का मार के नीचे की तरफ गिराते हैं, जो तमो प्रधानता की तरफ ले जाते हैं। तीसरा है, यहाँ पर जब हम आए थे सतयुग में, फर्स्ट डे जब आए थे तो पूरा शक्ति को लेकर आए थे। हम शक्ति का एक स्टोरेज लेकर आए थे, और वो स्टोरेज है पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे वहां से हम गिरते गए, मूव करते गए, वो है काइनेटिक एनर्जी में चेंज होते गए, और हम धीरे धीरे नीचे गिरते आए। दी एक बार पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करेंगे प्लीज? हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी है जो एनर्जी सेव्ड है, हम खर्च नहीं करते, हमारे अंदर सेव किया गया है। और मूवमेंट के लिए, कोई भी एक्शन के लिए हमें खर्च करना पड़ता है, और वो खर्च हम करना शुरू करते हैं जो वो काइनेटिक एनर्जी है, तो उससे मूवमेंट शुरू होता है ऊपर से नीचे तरफ। क्लियर हुआ सोनिया बहन? हाँ जी, हाँ। तो जो यहाँ पर भी, हाँ, तो यहाँ से जैसे हम नीचे आए, अब जब तमो प्रधानता में आ गए, यहाँ पर हमें संगम युग मिला, जिस संगम युग में बाबा आके हमें समझाया है कि ये दुख धाम है और वो सुख धाम है। और संगम युग में जैसे हम कह सकते हैं ये ग्रीन जो फील्ड है ग्रास वाला, ये संगम युग है। यहाँ पर हमें नॉलेज मिलता है, और यहाँ पर हम सीख जाते हैं चॉइस करने। चॉइस करना जब सीख जाते हैं तब हम धीरे धीरे वापस सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं। पर यहाँ पर जैसे जैसे एक स्टेप दूसरा स्टेप जाते हैं, इस स्टेप्स में
एक एक स्टेप में चॉइस पॉइंट है, यहाँ पर खड्डा है, वो माया का खड्डा है, वहां पर हमें संभाल संभाल कर चलना होता है। जैसे 2 खड्डे कह सकते हैं जो फ्रैक्टल है, जो रिपीट होता है। एक खड्डा है नॉलेज का डेप्थ, जिसमें पैटर्न रिपीट होते जाते हैं। अगर हम विचार सागर मंथन करते रहते हैं तो वो नॉलेज का जो पैटर्न है वो रिपीट होते जाएगा। और दूसरा खड्डा जो है वो है माया का, कब्र का, जिसमें घोस्ट है। तो हमें यहाँ पर चूज करना होता है कि कैसे हम घोस्ट से बचे और अपने को, अपना पैटर्न को चेंज करके हम स्टेप्स, ऊपर के स्टेप्स में चलते जाए। ये एक पॉइंट एक और बार बार आ रहा है मन में कि हाँ जी, हम बोलिए। ये बात समझ रहे हैं कि पैटर्न्स बने हुए हैं हमारे, और उन्हीं पैटर्न्स पर जब हम चल रहे होते तो हम बार बार फंसते चले जाते हैं। तो पैटर्न से छूटने का जो एक तरीका आपने बताया वन वाज कि अपने जजमेंट्स को हमें चेक करना है कि हम कितने जजमेंटल हैं। दूसरा आपने हमें बताया कि हमें चॉइसेस का ध्यान रखना है कि मैं तो चूज करती हूँ, राइट। मतलब जो ये सीढ़ी चढ़ने का जो तरीका आप मतलब मुझे अभी तक समझ आ रहा है, आई जस्ट वांट टू सी कि वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, कि वन इज कि मैं अपने जजमेंट्स को चेक, मतलब ये जो गड्ढे मुझे फील हो रहे हैं, दैट इज वन इज कि मैं अपने जजमेंट्स को चेक करूं कि मैं प्री जजमेंटल तो नहीं हूँ, और दूसरा मैं ये देखूं कि मेरी चॉइस हर बार क्या है। राइट। एनीथिंग एल्स और यू ऐड? हाँ जी, बोलिए। मैं पूछ रही हूँ इन पैटर्न्स को तोड़ने के लिए एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड कि ये कोई भी पैटर्न? चीज कर सकते हैं हम, बाबा ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हम अफर्मेशंस भी ले सकते हैं। जैसे हमें पैटर्न रिकॉग्नाइज हो जाता है तो हमें अगर हम अलर्ट और अवेयर है, हमें पैटर्न रिकॉग्नाइज हो गया है, तो फिर उससे हमें डिस्ट्रैक्ट करना है मन को, हमें चेंज करना है। या तो विचार सागर मंथन करे नॉलेज का, या कोई एफर्मेशन से कर सकते हैं, या बैठ के हम सोचे, अपने से सेल्फ टॉक करें। बाबा ने बहुत सारे विधि भी दिया है। बाबा से बात करें, रूढ़ियान करे, बाबा से कनेक्ट हो जाए, स्वयं से कनेक्ट हो जाए। ये सारे चीज पैटर्न्स, वो जो ओल्ड पैटर्न है उससे हमें बचाएंगे। ठीक है। और ये तो पैटर्न चेंज करने का है। बाकी हम अगर सारा दिन न्यू पैटर्न जो बाबा ने हमें बताया है वो क्रिएट करने के लिए हम प्रैक्टिस करते रहे, हम पहले से ही पुरुषार्थ करते रहे। जैसे ये भट्टी चला है, ये भट्टी भी एक तरीका है नया पैटर्न क्रिएट करने का। हाँ जी। तो ये सारे चीज जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो फिर ये पैटर्न रिपीट होते जाएगा, नया पैटर्न। तो पुराना पैटर्न का जो पावर है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। हम बहुत जल्दी उसको डिटेक्ट कर पाएंगे और समय पर उस पर जीत पा सकेंगे। समझ में आया ना आप लोगों का भी? जी। तो जैसे 10 तारीख का मुरली में बाबा ने कहा, जब बाप अथवा टीचर को भूल जाते हैं, मुरली मिस करते हैं, पढ़ते व सुनते नहीं, तो गोया बाप को फारगती व तलाक दे देते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम मुझे तलाक कभी नहीं देना। तो पहले जो 3 चीजें बाबा ने बताया, टीचर, बाप टीचर को भूलते हैं, मुरली मिस करते हैं, ये पैटर्न है पुराना पैटर्न में चले जाने का, जो कब्र में जाने वाला पैटर्न है। और फिर बाबा ने एक चॉइस पॉइंट पे चॉइस दिया है कि कभी मुझे तलाक नहीं देना। तो ऐसे सारा दिन, मतलब पूरा मुरली में बहुत सारे ऐसे सीड्स हमें मिलेंगे जिसमें बाबा हमें मुरली द्वारा प्रैक्टिस कराते हैं, ताकि हम पुराना पैटर्न को यूज ना करें और नया पैटर्न में चले। तो ऐसे स्लाइड गेम जो बाबा ने कहा है कि गेम, ये खेल है,
हम भी हमारे जीवन में इसको एक खेल समझकर बहुत सुंदर तरीका से, जैसे हम अपने को कह सकते हैं कि अब मुझे स्टेप ऊपर चढ़ना है, तो इसीलिए ये वाला पैटर्न को मुझे छोड़ना है। ये मैं अभी चॉइस पॉइंट पर खड़ी हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है दुख धाम और सुख धाम, और इस चॉइस पॉइंट में मुझे सुख धाम वाला जो पैटर्न है वो चूज करना है। और ऐसे ऐसे हमारे अंदर पावर्स भी बढ़ते जाएंगे और क्वालिटीज भी आते जाएंगे। तो हम सबको पता है कि अभी भट्टी में भी अमृत वेला मुरली जो चला था वो है 15 फरवरी 1969 में। उसमें बाबा ने जो लाइंस बताए हैं, जो महावाक्य बताए हैं, ये पूरा क्लास को समराइज कर देंगे और वो थोड़ा सा आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। बाबा ने कहा, विदाई नहीं दी होगी तो जुदाई भी नहीं होगी। ये ड्रामा के अंदर पार्ट चलता रहता है, बाप का खेल चल रहा है, खेल में खेल चलता रहेगा। आगे तो बहुत ही खेल देखने हैं। इतनी हिम्मत है? जब हिम्मत रखेंगे तब बहुत देखेंगे। तो यहाँ पूरा बाबा ने खेल के बारे में भी बताया, रिपीट पैटर्न के बारे में भी बताया। आगे बहुत कुछ देखना है, परंतु कदम को संभाल संभाल कर चलाना है। अगर संभल कर नहीं चलेंगे तो कहाँ खड्डा भी आ जाएगा, एक्सीडेंट भी हो पड़ेंगे। तो आशा है आप सबको समझ में आया होगा कि कैसे ये पैटर्न्स का जो एनर्जी है वो फ्लो करता है, मोशन में हमें ले जाते हैं, और कैसे ये खेल के रूप में चल रहा है ये वर्ल्ड ड्रामा, और कैसे हमें स्लाइडिंग को छोड़कर, क्योंकि संगम पर भी हम स्लाइड करते रहते हैं, ये स्लाइडिंग का सारे फोर्सेस को डीएक्टिवेट करके हम चॉइस पॉइंट पर खड़ा होके हम वो चूज करें जो हम बाबा के साथ जाने के लायक बने, और जल्दी जल्दी स्टेप्स को आगे बढ़ाएं। और ऐसे जब हम करेंगे, जैसे हमने वो पैटर्न देखा था, इसमें देखा था कि एक साइकिल के बाद दूसरा साइकिल 1914 से 2016 तक का, इसमें जैसे देखा धीरे धीरे समय कम होते गया है, वैसे हमारा भी जो स्वर्ग का गेट खोलने का समय कम होते जाएगा। जो बाबा कहते हैं कि समय को हम ही लाने वाले हैं, समय का इंतजार हम नहीं करेंगे, पर हम पुरुषार्थ द्वारा समय को नजदीक लाएंगे। अच्छा, ओम शांति। किसी को कोई क्वेश्चन है?